जी मैं हूं आपका मेज़बान सिफ़तुल्लाह मुग़ल प्रोग्राम फ़िक्र पाकिस्तान के साथ। आज हमारे प्रोग्राम का जो मौजू है वो है गुमल यूनिवर्सिटी और सरप्लस बजट और माली बहरान के हवाले से हम बातचीत करेंगे। इस हवाले से मेरे साथ आज जो मौजूद हैं गुमल यूनिवर्सिटी के साबिक़ डायरेक्टर फ़िनांस जनाब हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब। इस हवाले से हम उनसे मालूमात लेंगे क्योंकि उनका इस हवाले से काफ़ी तजर्बा है। तो मैं हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब की तरफ जाता हूँ। हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब, हमें ये बताइएगा कि गुमल यूनिवर्सिटी ने जो मौजूदा वाइस चांसलर आए हैं उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने एक सरप्लस बजट गुमल यूनिवर्सिटी में पहली मरतबा पेश कर दिया है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये पहली बार तो नहीं है, इससे पहले भी काफ़ी दफ़ा जो है ना सरप्लस बजट हुआ है। ख़ासकर हमारे 2008-9 में तो हमारे काफ़ी जो है ना सरप्लस बजट हैं, तो 3 साल जो है ना। उसके बाद दरमियान में मंसूर कुंडी साहब आए तो उनके दौर में फिर ये हमारा जो है ना इन्होंने पेंशन से, और चूँकि नए फंड ये लाए नहीं तो इन्होंने पेंशन से और फंड से और उनसे जो है ना इन्होंने खर्चा शुरू कर दिया, तो एक बहरान सी कैफियत हो गई। तो इस दौरान फिर कुछ डेफिसिट बजट आते रहे, लेकिन पिछले 3 साल से हमारा जो है ना सरप्लस बजट आ रहा है। और उसकी वजह ये थी कि स्टूडेंट्स की तादाद जो है ना बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि पहले 3-4 हज़ार हमारे स्टूडेंट हुआ करते थे। तो पिछले दौर में इन्होंने जो है ना उसको बढ़ाया 14-15 हज़ार तक ले गए, और उसमें उनकी फ़ीसों की वजह से तो ये काफ़ी सारा हुआ है। लेकिन अब तो अब पिछले 2 महीने से हमें जो है ना पेंशन भी आधी मिल रही है, लोगों को तनख्वाह भी बग़ैर अलाउंसेस के मिल रही है, और आधी तनख्वाहें मिल रही हैं। तो ये तो मेरे ख़्याल में तो सरप्लस बजट शायद अब इन्होंने किस तरह वो किया है। अब कोविड की वजह से जो है एडमिशन भी नहीं हो रहा है, एडमिशन भी नहीं हुए। अब पता नहीं, अभी तक मुझे तो समझ नहीं आ रही है किस तरह जो है ना सरप्लस बजट है। रऊफ़ साहब, आपने जिस तरह कहा कि ये सरप्लस बजट पहले भी पेश होते रहे हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा ये बता दें कि क्या जो पहले जो सरप्लस बजट पेश किए जाते हैं वो मुलाजमीन को तनख्वाहें पूरी मिलती रहीं? क्योंकि अब जो हमारे इल्म में बात आई है कि ग्रेड 17 से लेकर 21 तक के जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं उनको आधी तनख्वाहें दी गई हैं। इस तरह जो पेंशनियर हैं उनको पेंशन भी आधी दी जा रही है। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि क्या ये, क्योंकि पिछला दौर जो हमें मालूमात हुई हैं तो उसके मुताबिक जो चौधरी सरवर का दौर था, जो डॉक्टर चौधरी सरवर साहब जो साबिक़ वाइस चांसलर हैं गुमल यूनिवर्सिटी, उनके दौर में जो 3 साल दौर है, तो ये इल्म में आया है कि उस वक्त मुलाजमीन को तनख्वाहें भी मिलती रहीं, सब कुछ मिलता रहा। लेकिन अब जो मौजूदा वाइस चांसलर आए हैं तो दावा तो ये सरप्लस बजट का करते हैं, लेकिन तनख्वाहें आधी दी जा रही हैं। इस हवाले से आप थोड़ी सी तफसीली रोशनी डाल दें। मैं आपको बताऊं, जब चौधरी सरवर रहे तो यही पोजीशन थी जो इस वक्त है। उन्होंने इस पर बड़ा काम किया। उन्होंने एक तो एंडोमेंट फंड के लिए उन्होंने कहा कि इसके कायम करते हैं, और उन्होंने मुख्तलिफ इदारों से भी उसके लिए बात की। इसके अलावा जो है ना उन्होंने ये स्टूडेंट इनटेक में, एडमिशन में उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, और उसी को बढ़ाते बढ़ाते ये जो है 13-14 हज़ार तक पहुँचे। तो ज़ाहिर है इनकम यूनिवर्सिटी की बढ़ी, और उन्होंने और भी ज़रा इस्तेमाल किया है रिसर्च में, और वो तो इस वजह से जो है ना कभी वो मसला नहीं आया, तनख्वाहें भी बराबर मिलती रहीं। कोई उनके दौर में कभी भी इस किस्म का मसला नहीं था। अभी जो है ना पिछले 2 महीने से आप देखें कि हमें पेंशन भी आधी मिल रही है, लोगों को तनख्वाहें में भी वो मिलते हैं। असल में अब इस पर बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। इस तरह नहीं है कि आप बस ये कहें कि सरप्लस बजट आ गया और ये मसले ख़त्म हो गए, इस तरह नहीं होता। रऊफ़ साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है। क्या आप ये नहीं समझते कि जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं जनाब हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, जनाब मोहतरम डॉक्टर इफ्तिखार साहब, वो गैर ज़रूरी मसाइल में उलझ कर और एक लॉबी की साजिशों का शिकार होते नज़र आ रहे हैं? आप क्या समझते हैं कि वो जिस तरह के सिंडिकेट का 101 इजलास हुआ, इस हवाले से भी थोड़ी सी हमारे नाज़रीन को बता दें। क्या
ان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ گمل یونیورسٹی تباہی سے بچ جائے اور مالی بحران سے بھی بچ جائے؟ اصل میں ان کو ون سائیڈڈ فیصلے نہیں کرنے چاہیے. اب دیکھیں نا، پچھلا جو سینڈیکیٹ کی میٹنگ ہوئی ہے اس کا کورم بھی پراپر نہیں ہے. پہلے بھی میں نے وہ کہا تھا کہ اس میں جو ممبرز ہیں وہ ایکچولی ممبرز ہیں نہیں، جو اس سے ہیں اپنا گورنمنٹ کی طرف سے ہیں، تو نہ وہ ایڈیشنل سیکرٹری تھے نہ سیکرٹری تھے. اور ایکٹ بڑا کلیئر ہے، اس میں کلیئر آیا ہے کہ یہ جو ہے نا سیکرٹری سے کم عہدے کا صرف وہ اپنا ایڈوائس تو دے سکتے ہیں، آپ بیٹھ سکتے ہیں، لیکن وہ ایز ممبر ووٹ نہیں دے سکتے. اس کے علاوہ جو ہے نا اب یہاں تو پرنسپل ہیں، ان کی جو ہے نا ابھی تک سینڈیکیٹ نے منظوری نہیں دی، اور اس کے بغیر جو ہے نا انہوں نے وہ تو بغیر سینڈیکیٹ کے اپروول کے ممبر مان ہی نہیں سکتے. اس کے علاوہ جو ہے نا آپ وہ دیکھیں، جو پروفیسر ہیں جن کی آلریڈی پہلے ان میں وہ پچھلے سینڈیکیٹ میں ڈیموشن ہو چکی ہے، وہ بھی انہوں نے وہ جو ہے نا اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ووٹ استعمال کیا ہے. تو وہ تو بالکل اللیگل ہے، اس میں تو جو ہے نا کوئی اس کی لیگل حیثیت نہیں ہے. تو اصل میں وائس چانسلر کو چاہیے کہ یہ پراپر لوگوں سے مشورہ کریں، ان سے ون سائیڈڈ بات سن کر جو ہے نا وہ فیصلے نہ کریں. ان کو پہلے ریکارڈ دیکھیں، ان کا وہ کریں، اور جو پروسیجر ہے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ کسی پر وہ ہوتا ہے، لیکن اب جو پروسیجر ہے اس کا رولز ریگولیشن ایکٹ اس کے مطابق کام کریں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جب وہ ایکٹ سے وہ کریں گے، تجاوز کریں گے، تو پھر تو مسئلے بنیں گے. اور اس طرح وہ جو ہے نا بجائے اس کے کہ یونیورسٹی سائٹ پر کچھ سوچتے، یونیورسٹی کو آگے لے جاتے، تو اگر یہ انہی کاموں میں پڑ گئے تو میرے خیال میں پھر اس یونیورسٹی کا پھر آگے بڑھنا جو ہے نا بڑا مشکل ہو جائے گا. اب بالکل ہمارا جو پہلا پروگرام ہوا تھا اس وقت بھی آپ نے ان مسائل کی جانب توجہ دلائی تھی، کیونکہ وائس چانسلر جو ہوتا ہے وہ گمل یونیورسٹی کا ایک اہم ستون ہوتا ہے، کیونکہ ساری یونیورسٹی کا اس کا اوپر دار و مدار ہوتا ہے، اس کے فیصلوں کو اہمیت حاصل ہوتی ہے. لیکن جب ایک یونیورسٹی کا ایک ادارے کا سربراہ جلد بازی میں فیصلے کرے گا تو میرا خیال ہے کہ وہ نتائج جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہر انسان کے اپنے ایک یہ ہوتی ہے، لیکن کیا یہ جو مخالفین ہیں، جو ایک ایسے لوگ بھی اس میں ہیں جو مجھے معلومات ہوئے ہیں جو سوشل ہراسمنٹ میں تھے یا بدعنوانیوں میں ملوث تھے، جن کو یونیورسٹی سے ایک قانون اور ایکٹ کے تحت نکالا گیا تھا، اب وہی لوگ سرگرم نظر آتے ہیں. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جو وائس چانسلر ہیں ڈاکٹر افتخار صاحب، وہ بہت جلد بازی میں فیصلے کر رہے ہیں، یا تو ان پہ کسی قسم کا دباؤ ہے ان فیصلوں کے حوالے سے ان پر کسی قسم کا دباؤ ہے، یا سمجھ سے بالا چاہ رہے وہ کیوں اتنے جلد بازی میں فیصلے کر رہے ہیں؟ کیونکہ جس طرح کہ آپ نے بتایا ہے کہ 4000 طلباء تھے 3 سال قبل، جو یونیورسٹی کے طلباء کی تعداد تھی 3-4 ہزار تھی. تو بہت ہی کوششوں اور دن رات کی کاوشوں کے بعد جو سابقہ ایڈمنسٹریشن تھی، سابقہ لوگ تھے، ان کی دن رات کی کاوشوں کی وجہ سے وہ تقریباً 13-14 ہزار تک ہوئی، جس سے یونیورسٹی جو مالی بحران سے نکل چکی تھی. جس طرح آپ نے باتیں کی ہیں کہ اب وہ دوبارہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ طلباء کی تعداد پھر کم ہو گئی. اگر یہ طلباء کی تعداد کم ہو جاتی ہے تو واقعی یونیورسٹی خسارے میں چلی جائے گی، اور کیونکہ یہ ڈیرہ اسماعیل خان کی نہیں بلکہ جنوبی اضلاع ہیں، پنجاب کے جنوبی اضلاع ہیں، ہمارا جنوبی وسطان کا علاقہ انہیں لگتا ہے ایف آر تھا جو صاحب کا، اب تو وہ سٹل ایریا میں سارے علاقے یہ ہو چکے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا ان لوگوں کو ایک دھچکا ہوگا. تھوڑا سا آپ یہ وضاحت کر دیں کہ اس ٹائم کیونکہ ہمارے پاس وقت بھی بہت شارٹ ہے، تو وائس چانسلر کو کون سے اقدامات کرنے چاہیے، یا گورنر کے کیونکہ چانسلر ہوتے ہیں یونیورسٹی کے، تو ان کو کیا فوری نوٹس لینا چاہیے اور کون سے اقدامات کرنے چاہیے تاکہ یونیورسٹی کو تباہی سے بچایا جا سکے؟ اصل میں جب تک یہ وائس چانسلر غیر جانبدار طور پر وہ نہیں ہوگا، ون سائڈ دیکھے گا، تو یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس کو چاہیے کہ دونوں سائڈ پر وہ دیکھے کہ اس کو
पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ना चाहिए। अब यूनिवर्सिटी की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। अब पहले जो अब रिकॉर्ड देख लें ना, जो पहले थे उनका रिकॉर्ड देख लें कि उन्होंने क्या यूनिवर्सिटी कोई एक ईंट लगाई है जो उनसे पहले थे। अब जब ये है तो इसके बाद जो है ना डॉक्टर सरवर साहब ने बहुत ज़्यादा काम किया प्रोजेक्ट्स पर भी। अब इस पर भी यूनिवर्सिटी के फंड्स बढ़ाने के लिए अब उन्होंने ये प्लांटेशन का जो प्रोजेक्ट लगाया है, और अब चंद सालों बाद देखेंगे कि इसमें से आपको करोड़ों रुपए मिलेंगे और उसकी इनकम होगी उसमें जो है ना। लेकिन यहाँ पर प्लानिंग नहीं है। अब वाइस चांसलर को ये चाहिए कि आप बजाय इसके कि पॉलिटिक्स में पढ़ें और लोगों को वो करें, तो प्रॉपर लोगों से मशवरे लें, उनसे जो है ना इसको यूनिवर्सिटी को आगे चलाना है। तो मैं कहता हूँ कि हमारा जो है ना ये इनको पहले तो एंडोमेंट फंड जमा करने। हमारे डी खान में 4 मिलें हैं, शुगर मिलें हैं, अरबों रुपए की इनकी जो है ना इनकम है। अब इनसे जो है ना वो करें, रिसर्च कोलैबोरेशन करें। हमारे पास फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर है, उनका जो है ना अब उनके इनके साथ रिसर्च का अपना कंट्रैक्ट करें ताकि यूनिवर्सिटी की भी इनकम हो, हमारे इलाके को भी फ़ायदा हो कि जो नई नई फसलें हैं, नई नई वो चीज़ें हैं, तो वो जब कोलैबोरेशन होगी हमारी फैकल्टी के साथ तो उसमें जो है ना रिसर्च आएगी तो इंडस्ट्री को भी फ़ायदा होगा और यूनिवर्सिटी को उसके बदले में काफ़ी सारे पैसे होंगे जो आपके एंडोमेंट में फंड में आ सकते हैं। इसी तरह लकी सीमेंट मिल है, उसमें जो है ना आप काम कर सकते हैं, उसके साथ मुआहदे कर सकते हैं। दूसरा, इनका एजुकेशन का एक फ़ंड होता है, जितने भी ये बड़े बड़े मिलें हैं इनका वो जो है ना एजुकेशन के लिए इनको फंड मुख्तस करने पड़ते हैं। 1%, 1.5% इस किस्म का वो होता है। तो वो ये जो है ना बजाय इसके मिलने वाले अपने इलाकों में वो कर रहे हैं, तो उनको जो है ना यहाँ पर काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे इलाके इनकम हमारे इलाके से ले रहे हैं। हमारे इलाके की जो है ना वो लेबर काम कर रही है, हमारे इलाके की ज़मीनें वो हो गए हैं, हमारे इलाके का गन्ना उसमें जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है ना इनको वो ज़ोर देना चाहिए कि ये अपने जो एजुकेशन के फ़ंड हैं यूनिवर्सिटी पर लगाएं, और यूनिवर्सिटी पर जब लगाएंगे तो आपका बहुत बड़ा एंडोमेंट फंड बन सकता है, जिससे आपकी तनख्वाहों का मसला भी नहीं रहेगा और वो भी जो है ना यूनिवर्सिटी भी तरक्की करेगी, आपकी एजुकेशन भी तरक्की करेगी, रिसर्च भी होगी। जब रिसर्च होगी तो असातिज़ा की इन्वॉल्वमेंट होगी, उसमें वो काम करेंगे, एकेडमिक्स भी अच्छे हो जाएंगे। तो इनको ये चाहिए कि इस पर अपना काम करें बजाय इसके के गैर ज़रूरी मसाइल में उलझे। जी बहुत शुक्रिया अब्दुर्रऊफ़ साहब, आप बहुत अच्छी नशिस्त रही, हमारे जो देखने वाले हैं उनको भी अच्छी सी मालूमात मिली हैं। तो मैं आपकी बातों से इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि गुमल यूनिवर्सिटी को जो है रिसर्च में आगे आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह आपने कहा कि 4 शुगर मिले हैं और लकी सीमेंट फैक्ट्री भी यहाँ पे मौजूद है, तो इनसे जो एजुकेशन फ़ंड है वो गुमल यूनिवर्सिटी पे ये होना चाहिए, रिसर्च के हवाले से, दीगर इसके हवाले से, तहकीक के हवाले से। तो यूनिवर्सिटी को भी अपना किरदार अदा करना होगा। तो जिस तरह कि आपने कहा है कि वाइस चांसलर को जो है गैर ज़रूरी मसाइल में उलझ कर वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी अगर वाइस चांसलर अगर एक आदमी बदउनवान है, अगर मैं वहाँ उस जगह पे बैठा हूँ बदउनवान हूँ या मुझ में कमी बेशी है, जब इदारे का सरबराह ठीक होगा तो किसी की जुर्रत नहीं होती कि वो कोई गलत काम कर सके। तो बहैसियत इदारे के सरबराह के वाइस चांसलर डॉक्टर इफ्तिखार को चाहिए कि वो तमाम मसाइल को बखूबी जायज़ा लेने के बाद फ़ैसले करें, कोई जल्दबाजी में फ़ैसले न करें। उन पर अगर किसी किस्म का दबाव है या कोई दबाव डाल रहा है तो उनको संजीदगी से इसका नोटिस भी लेना चाहिए, क्योंकि ये छोटे से जो आज छोटे से मसाइल हैं कल ये यूनिवर्सिटी के लिए तबाही का बायस भी बन सकते हैं। इजाज़त दीजिए हमें प्रोग्राम फ़िक्र पाकिस्तान के साथ जनाब डॉक्टर हाजी अब्दुर्रऊफ़ साहब जो डायरेक्टर हैं, हमारे फाइनेंस के साबिक डायरेक्टर हैं गुमल यूनिवर्सिटी के, और सिबगतुल्लाह मुग़ल को भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत जल्द नए प्रोग्राम के साथ फिर हाज़िर होंगे।